हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय आरपीएफ एलडीसी एग्जाम 2025 एएसआई के इस एग्जाम सीरीज में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग आरपीएफ रूल 1987 के रूल 72 के अंतर्गत होने वाले एग्जीक्यूटिव एग्जाम एलडीसी का रूल 72 के अंतर्गत जिसके बारे में हम लोग एक प्रैक्टिस करेंगे। और जैसा कि ये प्रैक्टिस सीरीज चल रहा है, अभी कल जो है हम लोगों ने एक सेट किया 25 प्रश्नों का, उसके आगे के जो सेट है उसको हम लोग करेंगे। आपको बता दें कि क्यूबिक क्लासेस के एप्लीकेशन पे ये सारे जो भी सेट आपको दिए जा रहे हैं, ये सभी सेट जो है अपडेटेड हैं और बिल्कुल इनको जो है सॉल्यूशन के साथ और इनका बिल्कुल नया वर्जन अपडेटेड है। जरूर जाकर आप लोग क्यूबिक क्लासेस के एप्लीकेशन पे और आप इसको डाउनलोड कर लें, यहाँ से अपना प्रैक्टिस सेट लगाएं और आप अपना स्कोर देखें कि आप प्रतिदिन कितना स्कोर कर पा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं आगे के इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 25 तक हम लोगों ने कर लिया था पहले सेट में। क्वेश्चन नंबर 26 है, इसके बाद यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं 25 प्रश्न और करेंगे इस सेट के अंतर्गत। आइए शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। चलिए सबसे पहले देखो क्वेश्चन यहाँ पे शो हो रहा है, मनुष्य की अपेक्षा कुत्ते में सुनने की क्षमता कितने गुना अधिक होती है। द एबिलिटी ऑफ द डॉग हियर इज टाइम मोर देन दैट ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। 3 गुना, 2 गुना, 4 गुना या 6 गुना। तो यहाँ जो है प्रश्न में कुत्ते में के सुनने की जो क्षमता, जो सुनने की, यहाँ सूंघने की नहीं है, देखिए सूंघने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। सुनने की जो क्षमता होती है वो 4 गुना होती है, मनुष्य की अपेक्षा 4 गुना सुनने की क्षमता अधिक होती है। आप देखे होंगे कि कुत्ते जब सोए रहते हैं तो बहुत जल्दी ही जग जाते हैं और जो है 4 गुना इनकी जो है क्षमता होती है। कुत्ते जो है उच्च आवृत्ति वाली ध्वनियों को सुन सकते हैं, छोटे से छोटे ध्वनि को सुन सकते हैं, जैसे कि आपका धीरे धीरे चलना, आपके जो है पदचाप जिसको कहते हैं, या जो आपके स्टेप जो होते हैं उसको सुन लेते हैं, जिसको कि मनुष्य नहीं सुन सकता है। उदाहरण के लिए कुत्ते 45,000 या हर्ट्ज तक की ध्वनि सुन सकते हैं, जबकि मनुष्य आमतौर पर 20,000 हर्ट्ज तक ही सुन सकते हैं। देखिए ये भी आपका प्रश्न बन सकता है, मनुष्य जो है 20,000 हर्ट्ज तक की आवाज़ को सुन सकता है, जबकि कुत्ते जो है यह 45,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि को सुन सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। 4 गुना इनमें क्षमता होती है और अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 27 है, प्राथमिक विस्फोटक के क्या उदाहरण है। एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी एक्सप्लोसिव के बारे में, सीसा एजाइड जिसको कि लेड एजाइड बोलते हैं, टेट्राजिन बोलते हैं, सिल्वर एजाइन या सिल्वर एजाइड या उपरोक्त सभी। क्या प्राथमिक विस्फोटक के उदाहरण कौन कौन से हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोग देख सकते हैं और इस तरह के प्रश्न जो है आते हैं, तो ये सभी जो है यह प्राथमिक विस्फोट के उदाहरण सभी है जो है, यह सभी प्राथमिक विस्फोटों में जो है लीड एजाइड, मरकरी फुलमिनेट जैसे विशिष्ट विवरण जो है प्रदान करता है, जिसमें सीसा एजाइड हो गया, टेट्राजीन हो गया, सिल्वर एजाइड हो गया, ये सभी क्या है प्राथमिक विस्फोटक हो गए। अगर निम्न विस्फोटक की बात आए, कहीं प्रश्न बनता है, निम्न विस्फोटक तो काला पाउडर और धुआं रहित जो पाउडर होता है, यह जो क्या है निम्न विस्फोटक होता है, यानी कि लो एक्सप्लोसिव होता है। अगर हाई एक्सप्लोसिव की बात करें तो टीएनटी हो गया या पिक्रिड एसिड हो गया, पीईटीएन हो गया, आरडीएक्स और नाइट्रोग्लोसरीन, ये सभी जो है क्या है उच्च विस्फोटक है। तो यहां से प्रश्न बनते रहते हैं, उच्च विस्फोटक, निम्न विस्फोटक और प्राथमिक विस्फोटक। तो ये सभी जो भी ऑप्शन में आपको दिख रहे हैं सभी ये प्राथमिक विस्फोटक के उदाहरण है। चलिए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी, यानी कि डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर आइए। अगला प्रश्न हमारा है, महिला की जामा तलाशी लेते समय किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। व्हाट थिंग टू कीप अ माइंड विल सर्चिंग फॉर अ वीमेन बॉडी। जब महिला की तलाशी लेनी हो तो महिला की तलाशी में किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको देखिए। ये प्रश्न आपका आ सकता है, बीएनएसएस का प्रश्न है और इसका एक्सप्लेनेशन भी हम आपको देंगे। खोज शिष्टाचार का पूरा ध्यान रखना चाहिए। अन्य महिला बल सदस्य द्वारा लिया जाना चाहिए। जहां महिला बल सदस्य उपलब्ध नहीं है वहां किसी अन्य महिला की तलाशी ले जानी चाहिए। और उपरोक्त सभी, ये सभी जो है राइट आंसर है। आप एक नज़र में देखकर इस तरह के प्रश्नों को लगा सकते हैं, ये सभी राइट आंसर है कि जब भी किसी महिला की जो है तलाशी ली जाए तो महिला की तलाशी पूरे शिष्टाचार को ध्यान में रखा जाए, किसी अन्य महिला सदस्य के द्वारा लिया जाए। अगर महिला उपलब्ध नहीं है, महिला बल सदस्य उपलब्ध नहीं है, तो किसी अन्य महिला के सहयोग से उसकी तलाशी लिया जाए। अब प्रश्न उठता है कि यह कहाँ पे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में तलाशी के बारे में कहाँ दिया गया है। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का धारा 49 है, जिसमें से कि
49 के पॉइंट 2 में बताया गया है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 49 के सब क्लॉज 2 के प्रावधानों के अनुसार जब भी महिलाओं की तलाशी लेना आवश्यक हो तो यह काम पूरी शालीनता के साथ और किसी अन्य महिला के देख रेख में होना चाहिए। तो 49 में आपका जो है तलाशी से संबंधित प्रोविजन इसमें जो है दिया गया है, और इसको आप देखिएगा 49 के 2 में महिलाओं की तलाशी लेने से संबंधित जो है इसमें प्रक्रिया दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं। इस प्रश्न में राइट आंसर आपका क्या होगा, यहाँ पे ये 49 ये उपरोक्त सभी होगा, और इसको जो है BNSS के जो है 49.2 में इसको देख सकते हैं, इसको देख लीजिएगा आप। अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, रेलवे सुरक्षा बल नियम 1987 के संबंध में सही मिलान चिन्हित करे। अब यहाँ देखिए सही मिलान है उसको चिन्हित करना है। नियम 265.3 जांच न्यायालय का गठन, यानी कि कंस्टिट्यूशन ऑफ कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, या जांच न्यायालय की प्रक्रिया हो गया, प्रोसीजर ऑफ कोर्ट इंक्वायरी हो गया, या जांच पूरी करने की समय सीमा बताया गया है 265 का पॉइंट 7 में, और उपरोक्त सभी सही है। इसमें से सही मिलान का करना है। ये 3 है 265 के बारे में, सब क्लाउज से प्रश्न है, और इसमें जो है 265 बहुत महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि यहाँ इसके कई 10-12 पॉइंट इसके बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिनको देख लेना बहुत ही जरूरी है। तो इसको आप जरूर देखिए, जब एप्लीकेशन पे जाएंगे तो 265 के बारे में आपको डीप समराइज उसका देखने को मिलेगा, आप पूरी तरीके से उसको देख सकते हैं। आइए थोड़ी सी बात कर लेते हैं। 265 का एक कह रहा है कि कब आयोजित किया जाना चाहिए, इसके बारे में बताया गया है, और किसी नामांकित बल सदस्य द्वारा कथित अपराध के या किसी अनुशासनात्मक मामले में बल से संबंधित महत्व के किसी अन्य मामले की जांच के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की जाती है। यह 65 का एक में बताया गया, जल्दी हम पढ़ देते हैं। और 2 में बताया गया है कि कोर्ट ऑफ इंक्वायरी शैल इनवैरिएबली बी हेल्ड इन केस ऑफ, तो किन किन मामलों में जो है कोर्ट ऑफ इंक्वायरी जो है हो सकता है। तो ये जो है अननेचुरल डेथ हो गया एनी पर्सन, या जो है each and every case of opening of fire by members of the force whether ऑपरेशन और एक्सीडेंट, कोई भी ऐसा मामला हो जो कि ऑपरेशनल हो या परिचालनात्मक हो, इसमें जो है अगर गोलीबारी हुई है तो उसमें जो है कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होती है, या इंजरीज सस्टेन्स बाय पर्सन सब्जेक्ट टू द एक्ट विच आर लाइकली टू कॉज फुल और पार्शियल डिसएबिलिटी, यानी अधिनियम के अधीन व्यक्ति को कोई चोट लगती है जिससे उसका आंशिक या पूर्ण रूप से विकलांग हो जाता, तो ये सब मामले हैं। कोई वित्तीय मामला हो गया, चोरी या संपत्ति हेरा फेरी, या सार्वजनिक या जिसमें हथियार गोला बारूद से संबंधित मामले हो गए, कोई एक्सीडेंट का मामला हो गया, ये सभी जो है या 265 के अंतर्गत जो है इसका जो है देखा जाता है। ये जो है 265 के अंतर्गत जो है ये किया जाता है, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होता है। तो इस मामले में जो है इसका जो भी ऑप्शन है सभी ऑप्शन सही है, उपरोक्त सभी सही है। और अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं, क्वेश्चन संख्या 30। क्वेश्चन संख्या 30 कह रहा है कि एक बल सदस्य निलंबन आदेश के विरुद्ध अपील रेलवे सुरक्षा बल किस नियम के अंतर्गत, रेलवे सुरक्षा बल के किस नियम के अंतर्गत करेगा। अगर किसी बल सदस्य को निलंबित कर दिया जाता है, सस्पेंड कर दिया जाता है, तो किस नियम के अंतर्गत जो है वो अपील करेगा, इसके बारे में बताया, यहाँ से पूछा जा रहा है। क्या नियम 210 है, नियम 211 है, नियम 214 है, या नियम 215 है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, इसका आप लोग देख सकते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया नियम 211 में बताया गया है कि निलंबन आदेश के विरुद्ध अपील 211 में। अब 211 क्या है इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो नियम 211 क्या कहता है इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। देखिए, बल का कोई भी भर्ती बल सदस्य किसी आदेश या निलंबन के विरुद्ध उन प्राधिकारी के समक्ष अपील करेगा जिनके अधीन वह प्राधिकारी है जिसने आदेश दिया है या आदेश देने वाला समझा जाता है। यानी जिस व्यक्ति के आदेश के द्वारा निलंबित किया गया बल सदस्य है, तो वह व्यक्ति जो है उस प्राधिकारी के समक्ष अपना जो है निलंबन के आदेश के विरुद्ध अपील करेगा। तो यह किसमें दिया गया है, यह दिया गया है नियम 211 के अंतर्गत। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रेलवे जोन और मुख्यालय सही सुमेलित है। यहाँ देखिए, रेलवे सुरक्षा बल के जो जोन हैं 18 जोन हैं, तो वो सभी महत्वपूर्ण है। इसमें देखिए यहाँ दिया गया है कि कौन कौन से जोन सही सुमेलित है। तो पहला है हेडक्वार्टर ऑफ साउथ कोस्ट रेलवे, यह क्या है, विशाखापट्टनम है। या हेडक्वार्टर ऑफ नॉर्थ सेंट्रल रेलवे यानी कि उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय क्या इलाहाबाद है। दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय क्या हुबली है।
हेडक्वार्टर्स ऑफ साउथ वेस्टर्न रेलवे, क्या ये हुबली है या उपरोक्त सभी है? तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोग दे सकते हैं क्वेश्चन नंबर 31 का। तो क्वेश्चन नंबर 31 में मेरे हिसाब से ये सभी सही है, उपरोक्त सभी सुमेलित है और सभी के जो है जो मुख्यालय हैं, जोनल मुख्यालय सही है, तो सभी सुमेलित है। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है एमजीआर कितने प्रतियों में बनाई जाती है? इन हाउ मेनी एमजीआर मिसिंग गुड्स रिपोर्ट, यह कितने प्रतियों में बनाई जाता है? 1 प्रति, 2 प्रति, 3 प्रति, 4 प्रति। तो ज्ञातव्य हो कि जो है एमजीआर होती है, जो मिसिंग गुड्स रिपोर्ट होती है, वह जो है कितने में? 4 प्रतियों में बनाई जाती है। 4 प्रतियों में यह जो है बनाई जाती है। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं कौन सा है। आपदा प्रबंधन पर गठित हाई लेवल कमेटी के परामर्श संख्या 46 के आधार पर रेलवे सुरक्षा बल में सदस्यों को एक आपदा प्रबंधन टीम का गठन होना जरूरी है। देखिए जो आपदा प्रबंधन जो टीम है, यह जो है हर पैरामिलिट्री फोर्स में जो है यह परामर्श संख्या जो है 46 बनाया गया। उसके आधार पर 15 सदस्यों की एक जो टीम होती है, जो कि एक रिजर्व टीम के रूप में रहती है और किसी भी आपदा के समय पे जो है ट्रेंड होते हैं, अपना कार्य करते हैं। तो 15 सदस्य होते हैं, इसमें बहुत डिस्क्रिप्शन की बात नहीं है। यहाँ पे जो है 15 सदस्य रेलवे सुरक्षा बल में जो हाई लेवल कमेटी के अंदर 15 सदस्य जो है यह होते हैं आपदा प्रबंधन टीम के। अगला प्रश्न है रेलवे में पीएलएम से क्या तात्पर्य? बहुत सा इजी प्रश्न हो गया। पीएलएम से क्या तात्पर्य है? तो परमानेंट लिमिटेड मॉस्कुलर पर्सनल लीव मूवमेंट, पैकिंग लेबल मार्किंग और पैरामिलिट्री लीव मैनेजमेंट। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा पैकिंग लेबलिंग एंड मार्किंग। यह जो है यह सामानों की चोरी और सामानों की क्षति होने से बचाने के लिए जो यह किया जाता है। तो पीएलएम के इसके रूप में, इसको रेलवे में बोलचाल की भाषा में पीएलएम के रूप में मनाया जाता है। और प्रत्येक सप्ताह के पहले महीने के पहले जो है सप्ताह को जो है पीएलएम सप्ताह के रूप में भी मनाया जाता है। इससे संबंधित प्रश्न भी आगे आपको मिलेंगे। अगला प्रश्न, चलिए अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन संख्या 35 का रहा है कि सिग्नल एवं दूरसंचार विभाग से संबंधित चोरी होने वाले सामान कौन से हैं? तो इस तरह के प्रश्न भी आपके आते हैं। और तो सिग्नल के इसमें फायर वांड दिया है, बुटलेग दिया है, बैटरी की चार्जर दिया है, उपरोक्त सभी। तो ये सभी जो है आइटम जो भी है, ये सभी क्या है? ये सभी सिग्नल एवं दूरसंचार विभाग से संबंधित सामान हैं। तो चलिए अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं कौन सा है। कुछ कथन दिया गया है, रेलवे सुरक्षा बल नियम का जो है प्रश्न है। आधे वेतन की छुट्टी वर्ष में 20 दिन मिलती है, सही है। और रेल सुरक्षा बल नियम 105 में छुट्टी मंजूरी को शासित करने वाली सामान्य शर्तों के बारे में बताया गया है। ये ऑप्शन मुझे गलत लग रहा है पहले नज़र में ही। तो ए में जो है ये सही है, एचएलएपी जो है 20 दिन जो है एचएलएपी मिलती है। लेकिन रेलवे सुरक्षा बल नियम 1987 के नियम 105 जो है यह छुट्टी मंजूरी को शासित करने वाले सामान्य शर्तों के बारे में इसमें नहीं बताया गया, बल्कि इसके लिए जो है 104 में बताया गया है छुट्टी मंजूरी को शासित करने वाले जो है सामान्य नियम है उसके बारे में बताया गया है। तो रेलवे में हर साल कर्मचारी के खाते में 20 दिन की जो छुट्टी आधे वेतन की छुट्टी, जिसको कि LHAP कहते हैं, या छुट्टी 1 जनवरी और 1 जुलाई को 10-10 दिन जो है कर्मचारी के खाते में क्रेडिट किया जाता है। तो जो HLAP होती है यह जो है एक साल में कितना मिलती है? 20 दिन मिलती है। प्रथम छमाही यानी कि जनवरी टू जुलाई यह जो है 10-10 दिन जो है क्रेडिट किया जाता है। और 104 में छुट्टी मंजूरी को शासित करने वाली शर्तें हैं। तो इस हिसाब से हमारा जो है इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन सही हो जाएगा। केवल इसमें हमारा ऑप्शन ए सही है। तो क्या दिया है? ए सही है, परंतु बी गलत है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। देखिए चलिए अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं। अगला प्रश्न देखिए हमारा बीएनएस से संबंधित है। भारतीय न्याय संहिता 2023 में न्यायालय शब्द द्योतक है। न्यायालय का क्या मतलब है? भारतीय न्याय संहिता 2023 यानी कि बीएनएस में न्यायालय शब्द को शब्द का क्या द्योतक है? उस कक्ष में जिसमें न्यायाधीश अपनी बैठक करता है। नहीं, ये गलत हो गया, तो उसका पर्सनल कक्ष हो जाता है। एक सिविल जज का न्यायालय, ये भी गलत हो गया। ऐसे न्यायाधीश का जिसे केवल न्यायिकतः कार्य करने हेतु विधि द्वारा अधिकृत किया जाता है, ये इसका देखिए राइट आंसर यहाँ पे दिखा जा रहा है। ऐसा न्यायाधीश जिसको कि न्यायिक कार्य करने के लिए जो है कानून के द्वारा जिसको अधिकृत किया जाए, वह जो है क्या है? उसको न्यायालय बोला जाएगा। न्यायालय का मतलब ये नहीं होगा कि कोई कोर्ट हो गया या कोई इस तरह का जगह हो गया स्पेशली स्पेसिफिक जिसको कि न्यायालय बोलेंगे। न्यायालय जो है एक जिसको कि जिस व्यक्ति को एक न्यायिक का जुडिशरी वर्क कैपेसिटी का वर्क करने के लिए जिस व्यक्ति को जो है नामित कर दिया गया, वो जो है क्या है? न्यायालय की परिभाषा के अंतर्गत आता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो है
क्वेश्चन नंबर 37 का जो है विधि द्वारा अधिकृत व्यक्ति होगा, तो इस प्रश्न का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं। रेलवे सुरक्षा बल नियम 28 के अंतर्गत जारी निर्देशों का सही सुमेल करे। तो नियम 28 के अंतर्गत जो भी डायरेक्टिव निकाले जाते हैं, नियम 28 के अंतर्गत ही निकाले जाते हैं। तो इसमें दिया गया है कुछ डायरेक्टिव के बारे में। आरपीएफ में कोरस बटालियन में एक्स कैडर पदों का संचालन, यह क्या डायरेक्टिव 66 में दिया गया है, या सुरक्षा सम्मेलन, या यह जो है 57 में दिया गया है, या सीआईबी के बारे में डायरेक्टिव 56 में दिया गया है। ट्रांसफर ऑफ मेंबर ऑफ द फोर्स फ्रॉम आरपीएसएफ टू आरपीएफ, यह जो है किसमें डायरेक्टिव 60 में दिया गया है। तो इसमें इसको सही सुमेलित इसको देखना है। तो आइए एक बार इसको ध्यान से देखते हैं और उसके बाद से इस प्रश्न को लगाते हैं। तो देखिए कोरस बटालियन के और एक्स कैडर पदों के संचालन के बारे में डायरेक्टिव 66 में दिया गया है, बिल्कुल राइट है। सुरक्षा सम्मेलन के बारे में जो है 57 में दिया गया है, डायरेक्टिव 57 में भी सही है। और क्राइम इंटेलिजेंस ब्रांच सीआईबी के बारे में सेल के बारे में बताया गया 56 में, ये भी सही है। और ट्रांसफर टू मेंबर ऑफ द फोर्स आरपीएफ टू आरपीएसएफ, ये भी बिल्कुल सही है। ये आपका 21 में पूछा भी गया था। तो इसमें सभी सुमेलित है, सभी इसमें सुमेलित है। और जब एप्लीकेशन में आप जाएंगे तो इस प्रश्न के सॉल्यूशन में देखिएगा, तो इसके बारे में जो भी डायरेक्टिव आपको दिए गए हैं, इसका जो है इसके मूल लेटर के साथ जो है उसमें पेस्ट किया गया है। और आपको इसके बारे में अंदर की चीज़ें भी जो है आपको देखने को मिलेंगी। उसमें जो है और भी सारी चीज़ें जो है कोरस कमांडो से संबंधित हो गया, सुरक्षा सम्मेलन हो गया, या सीआईबी, या आरपीएसएफ टू आरपीएफ ट्रांसफर, ये सारी चीज़ों के बारे में उसमें बिल्कुल आपको डीपली मिलेगा, लेटर सहित आपको देखने को मिलेगा। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन संख्या 49 है। सहायक कमांडेंट जिसने 5 वर्ष से कम किंतु 2 वर्ष से अधिक सेवा समान रैंक में की है, कौन सा रैंक धारण करेंगे? अशोक स्तंभ और 3 सितारे। देखिए जब अशोक स्तंभ आ गया तो फिर ये गलत हो गया। अशोक स्तंभ और 2 सितारे, ये भी अशोक स्तंभ आ गया, यहाँ पे गलत हो गया। केवल 2 सितारे, केवल 1 तारा। तो यहाँ पे दे दिया है कि जिन 5 साल की सर्विस की तो 2 वर्ष से अधिक सेवा समान रैंक में की है, तो वो क्या है, 2 सितारे जो है धारण करेंगे, जो है बिना फ्लिप के 2 सितारे धारण करेंगे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि 2 सितारे धारण करेंगे। 39 में क्वेश्चन का ये आंसर होगा। चलिए कुछ इसके बारे में हल्की सी जानकारी ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 39 के बारे में। देखिए सबसे पहले यह अनुसूची 8 में जो है बैज और रैंक के बारे में दिया गया है। 1 2 3 जो है और ये 8 है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसमें जो है 8 में, अनुसूची 8 में बैच और रैंक के बारे में बताया गया है कि कौन सा उपस्कर कौन धारण करेगा। तो यहाँ पे जो 7वें नंबर पॉइंट पे दिया हुआ है कि सहायक कमांडेंट जिसने 5 वर्ष से अधिक की सेवा की है, या सहायक कमांडेंट के रूप में स्वतंत्र रूप से जो भार साधक है, तो वह 3 तारे धारण करेगा। और ऐसे सहायक कमांडेंट जिन्होंने 5 वर्ष से कम किंतु 2 वर्ष से अधिक की सेवा की है, वो 2 तारे धारण करेंगे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका क्या हो गया? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा कि 2 तारा इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न के, अच्छा इसमें जाएंगे तो आप एप्लीकेशन के सॉल्यूशन में पूरा अनुसूची 8 के बारे में, सभी रैंकों के बारे में दिया गया है, तो वहां से आप लोग जरूर देखिएगा, सॉल्यूशन में जाइएगा। तो अगले प्रश्न के ऊपर आइए। मैं जो है क्यूबिक्स क्लासेस के एप्लीकेशन का लिंक जो है आपको इस वीडियो के लास्ट में दे दूंगा, वहां से आप उस लिंक को डाउनलोड कर लीजिएगा, और करके और एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा और जाके अपना ले लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 40 है। 40 है कि रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल 1966 के किस नियम में निजी कारोबार या नौकरी को अन्य नौकरी को निषेधित किया गया है? इन विच रूल ऑफ रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल 1966 प्राइवेट बिजनेस और जॉब इज प्रोहिबिटेड? नियम 13, नियम 14, नियम 15 या नियम 15A? महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये प्रश्न आपका आ सकता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो सकता है आप लोग बता सकते हैं, थोड़ा टाइम लेकर बताइए। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा, नियम 15 में बताया गया है कि 15 में बताया गया है कि किसी भी रेल कर्मचारी को जो है कोई निजी कारोबार या नौकरी को निषेधित किया गया है। तो इसमें जो है 40 में कुछ जो है सेक्शन है, बहुत महत्वपूर्ण सेक्शन यहाँ पे दिया गया है, जिसमें 3 से भी कई बार प्रश्न आते हैं। 3 के में तत्परता और शिष्टता के बारे में दिया गया है। 3 के बी में सरकारी नीतियों के पालन के बारे में दिया गया है। 3 के सी में कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संबंधित प्रतिषेधित किया गया है, इसको देख लीजिए। 3 का सी जो है महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न कई बार पूछे हैं। धारा 5 में जो है राजनीति और धारा नहीं, यहाँ नियम होगा। नियम 5 में जो है राजनीति और चुनाव में भाग लेना प्रतिबंधित किया गया है।
6 में जो है रेल कर्मचारियों द्वारा एसोसिएशन या यूनियन में शामिल होना, 9 में सरकार की आलोचना को वर्जित किया गया है, और 15 में जो है निजी व्यापार या रोजगार को निषेधित किया गया है। और यहाँ बताया गया है कि इस नियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए कोई भी रेल सेवक सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी व्यापार या कारोबार में संलग्न नहीं होगा। चलिए, तो इस प्रश्न का राइट आंसर 15 होगा। डीप में पढ़ना होगा तो आप एप्लीकेशन पे डाउनलोड कर लीजिएगा और प्रैक्टिस सेट के सॉल्यूशन में जाके देखिएगा। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 41 है, ग्रहों और उपग्रहों के अलावा कई छोटे छोटे पिंड भी जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, इन पिंडों को क्या कहा जाता है? उल्का पिंड कहा जाता है, आकाशगंगा यानी कि गैलेक्सी कहा जाता है, क्षुद्र ग्रह यानी कि एस्ट्रॉइड कहा जाता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो सकता है, आप बता सकते हैं इसको। तो 41 नंबर क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का इसको कहते हैं क्षुद्र ग्रह कहते हैं, यानी कि इसको एस्ट्रॉइड या क्षुद्र ग्रह के रूप में इसको जानते हैं। ग्रहों और उपग्रहों के अलावा जो छोटे छोटे पिंड होते हैं जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, उनको जो है क्षुद्र ग्रह कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। माउंट कंचनजंगा क्या है? यहाँ से देखिए जीके सेक्शन से भी आपका अच्छा खासा वेटेज होता है, और मैंने महत्वपूर्ण प्रश्न ही लिया है जहाँ से प्रश्न आपके बन सकते हैं। माउंट कंचनजंगा क्या है, इसके बारे में पूछा जा रहा है। हिमालय पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है, या माउंट एवरेस्ट के उत्तर में स्थित है, या विश्व का दूसरा ऊंचा पर्वत है, या विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। माउंट कंचनजंगा जो है यह विश्व का तीसरा ऊंचा पर्वत, सबसे ऊंचा पर्वत है। चलिए माउंट कंचनजंगा के बारे में थोड़ा सा और भी जानकारी हम लोग ले लेते हैं। तो जो है यह सबसे पहले इसको जान लीजिए कि यह 8586 मीटर जो है इसकी हाइट है, और कंचनजंगा जो है दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। हिमालय के एक हिस्से में जो है 8586 मीटर की ऊंचाई पर यह स्थित है, जिसे कंचनजंगा हिमाल कहा जाता है। यह पश्चिम में तैमूर नदी और पूर्व में तिस्ता नदी से घिरा हुआ है। कंचनजंगा जो है यह हिमाल पूर्वी नेपाल और भारत सिक्किम में स्थित है। इतनी जानकारी महत्वपूर्ण है। तो कंचनजंगा दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत आता है, एक पर्वत है। एक प्रश्न और आता है कि हिमालय पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो दोनों में अंतर है, देख लीजिए। यह कंचनजंगा जो है दुनिया का यानी कि होल वर्ल्ड का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। और हिमालय पर्वतमाला से भी प्रश्न आता है, तो हिमालय पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो यह माउंट एवरेस्ट है, और यह विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। यह जो है भारत में है, और माउंट एवरेस्ट तिब्बत और नेपाल के सीमा में स्थित है, यानी कि यह तिब्बत और नेपाल के सीमा में स्थित है। तो यहां से जैसा भी प्रश्न बने उस प्रश्न को आप देख सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रेल अधिनियम 1989 के किस धारा के तहत अग्रेषण नोट फाइल किया जाता है? यहाँ फॉरवर्डिंग नोट की बात हो रही है, तो फॉरवर्डिंग नोट जो है फाइल किया जाता है अंडर सेक्शन 66, अंडर सेक्शन 62, अंडर सेक्शन 65 या अंडर सेक्शन 64। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? धारा 64, रेलवे एक्ट के धारा 64 में जो है यह अग्रेषण पत्र या फॉरवर्डिंग नोट के बारे में दिया गया है। आइए कुछ इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। देखिए, फॉरवर्डिंग नोट जो है यह एक दस्तावेज होता है जो रेलवे को सामान के बारे में जानकारी प्रदान करता है, और सामान का प्रकार यानी सामान कैसा है, किस प्रकार का सामान है, ज्वलनशील है या सामान्य सामान है, या और प्रेषक का और प्राप्तकर्ता का नाम पता और अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों को जो है उपलब्ध कराता है इस अग्रेषण नोट में। तो यह जो फॉरवर्डिंग नोट जो है 6 महीनों के लिए वैध होता है, और इसका जो फॉर्म है कमर्शियल यानी कि COM 629F या पार्सल घोषणा फार्म इसे कहा जाता है, जिसे व्यापारी को जनरल फॉरवर्डिंग नोट की सुविधा दी गई है, उसे बुकिंग समय निष्पादित करना चाहिए। इस घोषणा फार्म पर सीनियर DCM कार्यालय द्वारा दिया गया विशिष्ट अंकित होता है। तो हम लोगों ने क्या देखा, यह जो 6 महीनों के लिए वैध होता है, और धारा 64 रेलवे एक्ट में जो है इसको परिभाषित किया गया है। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सामान्य अग्रेषण नोट की वैधता कितनी होती है? सामान्य अग्रेषण जो नोट होता है, सामान्य फॉरवर्डिंग नोट होता है, मैंने कल के वीडियो में बताया था कि 6 अग्रेषण नोट जो है कई प्रकार का होता है, 6 प्रकार का अलग अलग सामानों के लिए अलग अलग होता है। तो उसके खैर जब प्रश्न आएगा तो उस पर हम लोग बात करेंगे। तो 1 वर्ष, 1 माह, 6 माह या 5 माह? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? 6 माह के लिए जो है यह वैलिड होता है। सामान्य अग्रेषण नोट जो है यह 6 माह के लिए वैध होता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 45 है, रेल अधिनियम 1989 की धारा 164 के अधीन कौन सा दंड आरोपित किया जा सकता है? 164
164, 165 में अक्सर जो है कन्फ्यूजन होता है। तो इसमें जो है देखिए यहाँ पे दंड की बात किया जाता है। 164 क्या करा है, 3 साल की सजा, 1000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों, 2 साल का इम्प्रिजमेंट, 2 ईयर इम्प्रिजमेंट, या तीसरा दिया है इसमें 5000 रुपये का दंड, और चौथा इसमें दिया है 3 साल का कारावास, और पांचवा दिया है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 164 के अंतर्गत कौन सा दंड अप्लाई होगा इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो रेल अधिनियम 1989 की धारा 164 किस बारे में है, पहले इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो यह ज्वलनशील और विस्फोटक पदार्थों को रेल परिसर में ले जाने पर दंड का प्रावधान करती है। यदि कोई व्यक्ति इन पदार्थों को ले जाता है तो उसे 3 साल तक की सजा और 1000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकता है। क्लियर हो गया होगा आपको जो है कि धारा 164 के तहत जो है ज्वलनशील और विस्फोटक पदार्थ को रेल परिसर में ले जाने पर दंड का प्रावधान है, और इसमें जो है 3 साल तक की सजा और 1000 रुपये तक का जुर्माना अथवा दोनों के दंड से दंडित किया जा सकता है। तो इस हिसाब से इस प्रश्न का जो राइट आंसर होना चाहिए वो कौन सा होगा, वह है 3 साल प्लस 1000 प्लस दोनों। चलिए अगला है, चलिए इस प्रश्न में देखिए एक चीज है, इसमें जो है पहला ऑप्शन इसका सही होगा, 3 साल की सजा 1000 रुपये तक जुर्माना अथवा दोनों। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं। रिपोर्ट फॉर ओपन डिलीवरी इज प्रिपेयर्ड इन हाउ मेनी कॉपीज। ओपन डिलीवरी की रिपोर्ट जो है कितने प्रतियों में तैयार की जाती है, 1 प्रति में, 2 प्रति में, 3 प्रति में, 4 प्रति में। तो जब ओपन डिलीवरी होता है, खुली सुपुर्दगी होता है, तो उसमें जो है जो रिपोर्ट होता है वह 4 प्रतियों में तैयार किया जाता है। 4 प्रतियों में तैयार किया जाता है, और ये प्रति कौन कौन सी होती है इसके बारे में भी आइए जान लेते हैं। तो यह जो है सबसे पहले पार्टी को देते हैं, और दूसरी कॉपी जो प्रति होती है दावा विभाग यानी क्लेम डिपार्टमेंट को दिया जाता है, तीसरा जो है रिकॉर्ड कॉपी के रूप में रखा जाता है, और चौथा जो है रेल सुरक्षा बल को दिया जाता है, जिसमें सहायक उप निरीक्षक से ऊपर के जो है अधिकारी का रहना आवश्यक होता है जब भी खुली सुपुर्दगी दी जाती है। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ओपन या असेसमेंट डिलीवरी देने के लिए एसीएम का मतलब क्या हो गया, असिस्टेंट जो है कमर्शियल मैनेजर यानी सहायक वाणिज्य प्रबंधक की क्या शक्ति होती है। ओपन या स्टेटमेंट डिलीवरी देने के लिए अलग अलग जो है पावर दिया गया है, अलग अलग रैंक को हम इसमें इसी वीडियो में चर्चा करेंगे, आपको बता देंगे। और बहुत डीपली जाना होगा तो आप एप्लीकेशन पर जाइएगा और इसको डाउनलोड करिएगा, तो वहाँ से आपको सोल्यूशन सेक्शन में पूरा आपको 1 पेज का है ओपन स्टेटमेंट डिलीवरी के बारे में जानकारी, वहाँ से आपको मिल जाएगी। रुपया 50,000 तक, या रुपये 1 लाख तक, या रुपये 2 लाख तक, या रुपये 20,000 तक, ये कौन सा एसीएम यानी कि असिस्टेंट स्टेशन मास्टर जो है देने के लिए सहायक वाणिज्य प्रबंधक जो है असेसमेंट डिलीवरी के लिए जो है सशक्त है, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो इसको देख लीजिए, ये प्रश्न जो है इसमें जो है 2 लाख तक का जो है असेसमेंट डिलीवरी देने के लिए सशक्त है एसीएम जो है 2 लाख तक। यहाँ ये क्वेश्चन नंबर इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आइए कुछ इसके बारे में जान लेते हैं, ओपन डिलीवरी के बारे में। क्या होता है ओपन डिलीवरी, देखिए रेलवे में जो एसीएम होता है यानी कि सहायक वाणिज्य प्रबंधक के नाम से जाना जाता है, और इनके पास खुली डिलीवरी या मूल्यांकन डिलीवरी देने की शक्ति होती है। खास तौर पर यदि खेप क्षतिग्रस्त है यानी जो माल है क्षतिग्रस्त है, तो यह शर्त की है कि नुकसान की सीमा का आकलन रेलवे कर्मचारी द्वारा दृश्य परीक्षा और अन्य परीक्षणों के माध्यम से किया जाता है। यानी व्यापारी कह रहा है कि जो क्षतिग्रस्त माल हुआ है मैं उसको देखकर, जो माल है उसको खुलवा के उसको देख के मैं उस पर जो है इसका जो है क्लेम करूंगा। तो उस स्थिति में जो है यह जो है खुली डिलीवरी होती है, तो इसका मूल्यांकन किया जाता है रेलवे के द्वारा, और इसमें जो है खुली सुपुर्दगी जो देने के लिए अलग अलग जो है लोगों की अलग अलग पावर किया गया है। इसमें डीआरएम, एडीआरएम और ओएसडी या फुल पावर है इनको, सीनियर डीसीएम को फुल पावर है, डीसीएम, डीटीएम या एएम सीनियर स्केल इनको फुल पावर है, एसीएम या एएम सीनियर स्केल या स्टेशन मास्टर जो गजिस्ट्रेट है इनको 2 लाख रुपए प्रति केस जो है इनका जो है असिस्टेंट डिलीवरी का पावर है। डीसीआई, सीसीआई या एससीआई इनको 5,000 रुपए, और सीपीएस इन लोगों को 2,500 रुपए तक का है। तो अलग अलग रैंक को अलग अलग जो है ये दिया गया है। इस केस में जो है एसीएम को जो है 2 लाख रुपए प्रति केस जो है मूल्यांकन डिलीवरी की जो है अनुमति देने का जो है प्रावधान है। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन संख्या 48 है,
स्थान शुल्क के मामले में प्रभार रहित माल छुड़ाने का समय कितना होता है? 10 घंटे, 9 घंटे, 15 घंटे, 12 घंटे। बहुत ही इजी प्रश्न है। तो स्थान शुल्क जिसको कि वारफेज भी कहा जाता है, तो इसका जो है फ्री टाइम जो है क्या है, 12 घंटे होता है। 12 घंटे के बाद अगर माल को रेलवे परिसर से नहीं हटाया जाता है तो रेल के द्वारा जो है क्लेम जो है डेमरेज वारफेज चार्ज जो है लगाया जाता है। और वारफेज चार्ज यह जो है स्थान पर अनुमत फ्री समय यानी 12 घंटे के पश्चात रेल परिसर में प्रेषण के द्वारा स्थान घेरने के लिए रेल द्वारा जो चार्ज वसूला जाता है उसको स्थान शुल्क या वारफेज कहा जाता है। वारफेज की गणना के बारे में जान लीजिए। 26 जनवरी और 15 अगस्त और रविवार को यह अनुमत समय में गिना जाता है। और स्थान शुल्क लगाने का उद्देश्य यह है कि व्यापारी जो है यह रेलवे माल गोदाम को अपना माल गोदाम समझकर माल को शीघ्रता से नहीं हटाए। यानी कि अगर ये बाउंडेशन नहीं रहेगा तो व्यापारी के द्वारा जो है उसको एक गोदाम के रूप में ट्रीट करते हुए और रेल परिसर में ही रखेगा, इसलिए वारफेज है। इसके अनुसार आप डेमरेज भी देख सकते हैं, डेमरेज भी होता है और यह विलंब शुल्क होता है। तो चलिए अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा, रेलवे अधिनियम 1989 की किस धारा में उचित पास या टिकट के बगैर यात्रा करना अथवा कपटपूर्वक यात्रा करने के लिए दंड स्वरूप सजा का प्रावधान किस धारा में दिया गया है? धारा 137, धारा 138, धारा 53 और धारा 54। तो देखिए यह यहाँ प्रश्न यहाँ पे देखिए धारा 137 138 में थोड़ी सी कंफ्यूजन भी होती है कभी कभी, तो इसको ध्यान रखिएगा दोनों का, इसलिए मैंने थोड़ा सा कंपैरिजन भी इसमें दिया हुआ है और आपको मैं अभी बताऊंगा इसके बारे में। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि उचित पास या टिकट की बगैर यात्रा करना अथवा कपटपूर्व यात्रा करने के लिए दंड स्वरूप सजा का प्रावधान किसमें दिया गया है? तो यह सेक्शन किसमें है? 137 में। 137 सेक्शन 137 में जो कपटपूर्वक जो है बिना टिकट यात्रा करने का प्रावधान जो है 137 में दिया गया है। देखिए धारा 137 और धारा 138 यह दोनों ही उचित पास या टिकट के बिना यात्रा करने या कपटपूर्वक यात्रा करने के लिए दंडनीय है। लेकिन धारा 137 का है कि धोखे से यात्रा करना या यात्रा करने का प्रयास करने से संबंधित है, जबकि धारा 138 है उचित पास या टिकट के बिना यात्रा करने से संबंधित है। तो इस केस में हमें लग रहा है धारा 138 इसका राइट आंसर होगा। चलिए धारा 138 इसका राइट आंसर इसका होगा, कपटपूर्वक। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर, सॉरी ये 137 इसका राइट आंसर होगा, 137 होगा, क्योंकि देखिए मैं इसीलिए मैं दोनों का कंपैरिजन आपको कर दिया हूं। धारा 137 और धारा 138 दोनों जो है यह जो है बिना टिकट यात्रा के लिए ही है, लेकिन धारा 137 में जो है यह क्या है, धोखे से यात्रा करने का प्रयास करने से संबंधित है, जबकि धारा 138 उचित पास या टिकट के बिना यात्रा से संबंधित है। यानी कि बिना टिकट है तब जो है 138 की कार्रवाई है, 137 जो है धोखे से यात्रा करना। तो इस केस में 137 इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 और इस पोर्शन का लास्ट क्वेश्चन है। भारतीय न्याय संहिता 2023 में कुल कितनी धाराएं और कितने अध्याय हैं? 360 और 20 अध्याय, 358 और 20 अध्याय, 356 और 21 अध्याय, 350 और 15 अध्याय। अब यहाँ से अगले सेशन में अगला जो वीडियो होगा वह BNS, BNSS और BSA से मैक्सिमम प्रश्न आपको मिलेंगे बीच का जो है, क्योंकि यह नया है इसलिए थोड़ा सा इसमें से प्रश्नों को हमने कुछ ज़्यादा ही रखा हुआ है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा बताएं? 50 क्वेश्चन नंबर जो 50 बहुत ही इजी है और सभी बता सकते हैं, और इसका उत्तर आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा कि इसका राइट आंसर क्या हो गया। क्या 350 15 होगा, या 356 21 होगा, या 358 20 होगा, या 360 20 होगा? क्वेश्चन नंबर 50 का जो है राइट आंसर आप जो है कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप अपने तैयारी को धारदार बनाइए, अपने जो एक एसेट के रूप में उसको यूज कीजिए, और इस चैनल की तरफ से जो भी सहायता मिलेगी उसको हम जरूर करेंगे। हाँ, आपसे जरूर रिक्वेस्ट है, अगर आप अपनी सफलता को सुनिश्चित करना चाहते हैं तो आप जो है क्यूबिक्स एप्लीकेशन पे जो है जो भी मटेरियल है उसको आप डाउनलोड कर लीजिए। कुछ फ्री मटेरियल भी है, कुछ पैड है, कुछ हल्के चार्ज के साथ, तो उसको आप जरूर ले लें और उसका यूज करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।